हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी जो पुनर्परीक्षा 2016 में हुई थी उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, हमको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है स स स ह, ऑप्शन बी है य र ल व, ऑप्शन सी है छ त्र ज्ञ री, और ऑप्शन डी है छ छ ज झ। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, य र ल व। ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। और पूछे कि स स स ह ये कैसा व्यंजन है? तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। ठीक है, हमको बताना है कि वो कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 पे यति होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है वीर, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है गीतिका, और ऑप्शन डी है छप्पर। तो कौन सा छंद होता है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गीतिका। क्या होता है? गीतिका में 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 पे क्या होता है? यति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा विलोम विलोम युग्म असंगत है। तो हमारा ऑप्शन ये है, ये पात नहीं है, ये घात है। घात का प्रतिघात। फिर ऑप्शन बी है प्रसार का संकुचन, और ऑप्शन सी है शाश्वत का सदैव, और ऑप्शन डी है खग का मृग। तो कौन सा जो विलोम शब्द युग्म है वो गलत है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। क्या होता है? शाश्वत का सदैव नहीं होता है। ठीक है, शाश्वत का सदैव नहीं होता है। शाश्वत का क्या होता है विलोम? तो ये होता है क्षणिक। ठीक है, चला देखते हैं हम। अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। इस मुहावरे का हमको अर्थ बताना है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अच्युत, ऑप्शन बी है अटूट, ऑप्शन सी है अटल, और ऑप्शन डी है अदेय। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अच्युत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब एक देता है कि जो अपने बात या जगह से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अटल कहते हैं। जो अपने बात या जगह से टले नहीं उसे हम क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। और जो दिया ना जा सके उसे हम अधे कहते हैं। जो दिया न जा सके उसे हम अधे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है जिज्ञासु, ऑप्शन बी है जिजीविषा, ऑप्शन सी है जिज्ञासु, और ऑप्शन डी है पिपासु। तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा। ठीक है, जिज्ञासु किसे कहते हैं? तो जिज्ञासु उसे कहते हैं जानने की इच्छा वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला वही जिगो जिगीसु पूछे कि जिगीसु किसे कहते हैं? तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा
क्या होता है, जिगुसु होता है। आप पिपासु किसे कहते हैं? तो जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसे हम पिपासु कहते हैं। जिसे पानी किसी वस्तु को पीने की, ठीक है। संख्यागमन शब्द का हमको संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है सखी प्लस आगमन, ऑप्शन बी है सखी प्लस आगमन, ऑप्शन सी है सखी प्लस गमन और ऑप्शन डी है संख्या प्लस गमन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सखी प्लस आगमन। ठीक है। अब पूछे कि ये कौन सी संधि है, तो ये होगा यण संधि। कौन संधि होगा? तो ये यण संधि होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम। जब किसी सामान्य बात का जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, हमको बताना है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन ए है विरोधाभास, ऑप्शन बी है संदेह, ऑप्शन सी है अर्थांतरन्यास और ऑप्शन डी है विशेषोक्ति। तो कौन सा अलंकार होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, हमको इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, ऑप्शन बी माता पिता पूज्यनीय है और ऑप्शन सी है आपका भविष्य उज्जवल हो, ऑप्शन डी है इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। माता पिता पूज्यनीय है, ये वाक्य गलत है। यहाँ पे पूज्यनीय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पूजनीय होगा। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? नी होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है छायादार शब्द किसका उदाहरण है? ठीक है, हमको बताना है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है विदेशज और ऑप्शन डी है कर। तो छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? छायादार संकर शब्द है। कैसे ये संकर शब्द है? तो जो छायादार शब्द किससे मिलकर बना है? छाया दार से। ठीक है। अब यहाँ ये शब्द है और दार क्या है? ये फारसी शब्द है। ठीक है। तो हिंदी और फारसी से मिलकर बना है तो ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, हमको बताना है कि किसमें जो सभी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है अमीर गरीब समूह मिठास, ऑप्शन बी है जवानी खट्टास पुस्तक गंगा, ऑप्शन सी है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति और ऑप्शन डी है धैर्य चालाकी उदासी सूर्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। तो किसी जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दशा भाव व्यापार धर्म अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन लोकोक्ति है जिसका अर्थ गलत है।
ऑप्शन ए है आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसको क्या बोलते हैं? बंधनहीन। आगे होना, संगठित होना। ऑप्शन सी है एक साल में ढले हैं सब एक जैसे हैं। ऑप्शन डी है आग के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो कौन सा जो लोकोक्ति है उसका अर्थ गलत है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तीन तेरह होना, संगठित होना। तीन तेरह होना का अर्थ संगठित होना नहीं होता है। क्या होगा? तीन तेरह होना यानी भाग जाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है गोलर का फूल फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि गोलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन है फूल की तरह खिलना, ऑप्शन बी है अति प्रसन्न होना, ऑप्शन सी है दुर्लभ वस्तु और ऑप्शन डी है सुगंधित होना। तो गोलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा दुर्लभ वस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो राधा के लिए कपड़े खरीदे, यहाँ पे क्या दिया है? के लिए। के लिए कौन से कारक में आता है? तो के लिए आता है हमारा संप्रदान कारक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। संप्रदान कारक में क्या क्या आता है? तो इसमें हो को और के लिए। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है? तो अपन अपादान कारक में होता है से, और ये किसकी स्थिति में होता है? ये अलगाव की स्थिति में, अलगाव के अर्थ में। ठीक है, और करण कारक में क्या होता है? तो करण कारक में होता है से या ब। ठीक है, करण कारक में होता है और कर्ता कारक में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अनुभाव, ऑप्शन बी है विभाव, ऑप्शन सी है संचारी भाव और ऑप्शन डी है स्थायी भाव। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को क्या बोलते हैं हम? रस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। तिरंगा में कौन सा समास है? ठीक है, हमको बताना है तिरंगा में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तिरंगा में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर तिरंगा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तीन रंग वाला। ठीक है, तीन रंग वाला। अगर पूछे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और का सही अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि अभ्यंतर का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए किसी वस्तु का आभा, ऑप्शन बी है किसी वस्तु का बाहरी भाग, ऑप्शन सी है किसी वस्तु से भिन्न और ऑप्शन डी है किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी वस्तु का भीतरी भाग को हम क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है किस क्षेत्रीय किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ठीक है,
किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है सूरत। तो सही होगा इसमें, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या है कि वाराणसी और वाराणसी के जो आसपास की बोली है उसे हम क्या बोलते हैं, काशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताना है कि समूहार्थक शब्द इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्तवक, ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है गमला, ऑप्शन डी है गुलाब। समूहार्थक शब्द कौन सा होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या है, समूहार्थक शब्द है। अगला देखते हैं हम। अगला है जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली कविता के कवि हमको बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है पंत। तो जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निराला जी है, जिनके द्वारा जोई की कली कविता लिखी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ऑप्शन बी है सुबह पहली बस पकड़कर श्याम घर लौट आओ। ऑप्शन सी है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। और ऑप्शन डी है राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं हम। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इस जो ये अम्बुद और अम्बुज और अम्बुद दिया है, इसका सही अर्थभेद कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कमल बादल, ऑप्शन बी है जल कमल, ऑप्शन सी है समुद्र कमल और ऑप्शन डी है बादल समुद्र। तो अम्बुद अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कमल और बादल। अम्बुज अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल होता है, और अम्बुज मतलब बादल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दो समानार्थी शब्दों को की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है योजक और ऑप्शन डी है कोष्टक। तो दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है योजक चिन्ह का। ठीक है, वो योजक चिन्ह का प्रयोग। अब योजक चिन्ह क्या होता है कि जैसे हमने लिखा लाल सुर्ख, ठीक है, तो ये है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है पाहन, ऑप्शन बी है उपल, ऑप्शन सी है पाषाण और ऑप्शन डी है उरग। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उरग क्या है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग किसका पर्यायवाची है, उरग क्या है, ये सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया है। यह र ल व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही विकल्प का निर्माण हो। ठीक है, हमको इन सबको उचित क्रम में लगाना है ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो हम पहले ऑप्शन ए लेंगे इसको। तो ऑप्शन ए में क्या है, पहला ल है। ठीक है, तो 1 नंबर पे है तो इसको तो हम पहले लेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इन सबको बारी बारी से चेक करते हैं ऑप्शन के अनुसार कि कौन सही होगा। तो
क्या दिया है कि आप सबको धोखा, फिर उसके बाद ल है, तो उसके बाद पढ़ते हैं हम, उसके बाद ल को लेंगे। तो आप सबको धोखा दे सकते हैं आप खुद को, फिर उसके बाद यह है, फिर से हम पढ़ते हैं, आप सबको धोखा दे सकते हैं आप खुद को धोखा दे सकते हो। ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। आप खुद को धोखा दे सकते हो, पर यहाँ भी धोखा यहाँ भी धोखा, दोनों एक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी हम देखते हैं, आप सबको धोखा, ठीक है, आप सबको धोखा, फिर उसके बाद यह लेना है, आप सबको धोखा फिर धोखा दे सकते हो, ठीक है। आप सबको धोखा फिर फिर वहां पे आ गया, यानी धोखा धोखा एक ही साथ दो बार आया है, तो ये भी सेंटेंस यानी वाक्य नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत। अब सी वाला हम चेक करते हैं कि आप सबको धोखा, फिर सी में क्या है, पहले वो लेना है कि आप सबको धोखा खुद को नहीं, ठीक है। आप सबको धोखा खुद को नहीं, क्या सेंटेंस बन रहा है, वाक्य बन रहा है? ये भी नहीं बन रहा है, तो हम इसको भी काट देंगे। अब डी वाला हम देखते हैं, तो आप सबको धोखा, फिर उसके बाद र लेना है कि आप सबको धोखा दे सकते हैं, पर फिर उसके बाद वह खुद को नहीं, फिर उसके बाद ला, खुद को नहीं दे सकते आप खुद को, फिर उसके बाद यह धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाक्य का निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ठीक है। हमको बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो ऑप्शन ए है क्षण भर, ऑप्शन बी है निसंदेह, ऑप्शन सी अन्यत्र, और ऑप्शन डी अत्यंत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही होगा। अत्यंत क्या है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोध कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा थोड़ा, है, फिर अधिक और आदि, ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 26 से 30 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो 26 नंबर ये है, हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसी के अनुसार गद्यांश को हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख प्रमुख केंद्र था। तो हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है चीन। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं, उसके अनुसार आंसर देते हैं। तो प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। पहले ही हमारी लाइन में हमको हमारे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारत सही होगा। अगला देखते हैं हम, अगला है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, ठीक है। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। ऑप्शन ए है विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, ऑप्शन बी है विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, ऑप्शन सी है विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, और ऑप्शन डी है पुस्तकीय विकास पर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम फिर से, फिर इसका आंसर देंगे। क्या दिया है कि प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा दूसरे वाला यानी 27 नंबर का भी कोई आंसर मिल गया। क्या है? विद्यार्थी के
चहुमुखी विकास, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी है प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, और ऑप्शन डी है किसी के लिए नहीं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे, यहाँ तक पढ़ा था, अब उसके आगे पढ़ते हैं। क्या है कि आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली अब सिर्फ डिग्री धारक बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के लिए के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका भी हमको आंसर मिल गया है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, ठीक है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, तो चलिए हम आगे इससे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय हित के कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुस्तकीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों, ठीक है, का सहयोग मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए है, फिर यहाँ पे बी, सी और डी में कोई त्रुटि नहीं है। के विकास में ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। उनके अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों, ऑप्शन नंबर बी हो गया, का सहयोग मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और ऑप्शन नंबर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पे त्रुटि है। तो हम इसको एक साथ सबको पढ़ते हैं। तो इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। ठीक है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, ऑप्शन बी है रंगभूमि, ऑप्शन सी है कर्मभूमि और ऑप्शन डी है ध्रुव स्वामिनी। तो पुस्तक है जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। क्या है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जय शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये लिखी गई है। ठीक है, और प्रेमचंद के द्वारा और भी लिखी गई, तो उसमें क्या है, एक निर्मला है,
गए गए ठीक है, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन अष्टछाप का कवि है। तो ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है रस खान और ऑप्शन डी है विद्यापति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सूरदास। अष्टछाप के कवि कौन है? तो सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इस इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द हमको बताना है कि कौन सा प्रविशेषण शब्द है। तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है बहुत, ऑप्शन सी है मधुर और ऑप्शन डी है गाता है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण हम जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? तो यहाँ पे बहुत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किनको इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह को क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, हमको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में, किस भाषा क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हिंदी से, ऑप्शन बी है संस्कृत से, ऑप्शन सी है तमिल से और ऑप्शन डी है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, प्रश्न संख्या 37-38 में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हमको बताना है क्या है कि तक्षक, तक्षक का हमको बताना है कि कौन इनमें से अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए है बढ़ई, ऑप्शन बी है सूत्रधार, ऑप्शन सी है शिलान्यास और ऑप्शन डी है विश्वकर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, शिलान्यास। तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है भाव, भाव का आपको अर्थ बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है भवन, ऑप्शन बी है दर, ऑप्शन सी है विचार और ऑप्शन डी है अभिप्राय। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाव का अर्थ भवन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, आज के वैज्ञानिक नए नए, यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। यहाँ पे हमको उचित वाक्य और सॉरी उचित शब्द भरना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन ए अनुसंधान हो, ऑप्शन बी है आविष्कार हो, ऑप्शन सी है पदार्थों और ऑप्शन डी है विचार हो। तो आज के वैज्ञानिक नए नए क्या है? नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह डैश डैश हो सकता है। तो यहाँ पे हमको भरना है कि क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए है संक्रामक, ऑप्शन बी है आक्रामक, ऑप्शन सी है अतिक्रामक और ऑप्शन डी है अभिक्रामक। तो चलिए देखते हैं हम इसको। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह क्या होगा? संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्थान नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत,
ऑप्शन सी है न्याय पंचायत और ऑप्शन डी है ग्राम सहकारी संस्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थान कौन नहीं है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम सहकारी संस्थान क्या है? ये पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अगला देखते हैं हम। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी कानून मंत्री और ऑप्शन डी है महान्यायवादी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? वो होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब पूछे कि महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, इनका उल्लेख है। चलिए अगला देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है हसरत हसरत मोहानी और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हसरत मोहानी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। और पूछे कि इस नारे का प्रयोग सब पहली बार किसने किया था? तो नारे का पहली बार प्रयोग किया भगत सिंह ने किया था। कब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद इस नारे का प्रयोग किया था? ठीक है, है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है 111 किमी, ऑप्शन बी है 141 किमी, ऑप्शन सी 161 किमी और ऑप्शन डी 191 किमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 111 किलोमीटर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? ये 2016 का करंट अफेयर था। तो इसमें क्या होगा कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया था? तो उस टाइम कितने गांवों को गोद लिया गया था? तो उस टाइम 5 गांवों को गोद लिया गया था। प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा 5 गांवों को गोद लिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? ठीक है, हमको बताना है कि किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया था? ये भी 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर कौन सा था? तो इसमें आंसर होगा हमारा उस टाइम विद्या बालन को बनाया गया था। समाजवादी पेंशन योजना के लिए प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? ठीक है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी?
ठीक है। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है बिहार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। असम राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है, मतलब खेल चुका है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी है सातवां, ऑप्शन सी है नौवां और ऑप्शन डी है 10वां। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7वां। ठीक है। अगला देखते हैं हम। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ठीक है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है 77%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 14% और ऑप्शन डी है 7%। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का कितने परसेंट? तो 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है एमएस ऑफिस, ऑप्शन सी है यूनिक्स और ऑप्शन डी है लिनक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, एमएस ऑफिस क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी है स्ट्रीट एड्रेस और ऑप्शन डी है यूजर आईडी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है? ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है किलोबाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट, ऑप्शन सी है टेराबाइट और ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा टेराबाइट, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में संग्रहण की क्षमता इसमें इन ऑप्शन में टेराबाइट सबसे अधिक होती है। ठीक है। पूछे कि 8 बिट में कितना बाइट होता है? तो 8 बिट में एक बाइट होता है। ठीक है। 8 बिट में एक बाइट होता है और 1024, ठीक है, 1024 बाइट में, ठीक है, 1024 बाइट में क्या होता है? तो 1 किलो बाइट होता है। जिसको हम के भी लिखते हैं। फिर पूछे कि 1024 किलो बाइट में यानी केबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट होता है। बोलते हैं 1 MB होता है। 1024 KB में 1 MB होता है। ठीक है। और फिर 1024 MB में कितने जीबी होगा? तो ये 1 GB होगा यानी गीगाबाइट इसको बोलते हैं। ठीक है। फिर वही पूछे कि 1024 GB यानी गीगाबाइट में कितने टेराबाइट होता है? तो ये होगा 1 टेराबाइट यानी TB। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
जन गण मन भारत जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? ठीक है, हमको बताना है कि जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्र जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है ये 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम गाया गया था। और ये कब गया था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है छठा और ऑप्शन डी है सातवां। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, सातवां। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पहले पे है रूस, फिर दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे चीन है, ठीक है, और पांचवे पे ब्राजील है। क्या है? पे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ठीक है, हमको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए 28 जुलाई 1914, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर 1915, ऑप्शन सी है 11 नवंबर 1918 और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल 1919। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 11 नवंबर 1918 को। और कब प्रारंभ कब हुआ था? हुआ था हमारा ये कब? 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था और ये समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसे 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक है, ये 2016 क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है लगभग 12 मीटर, ऑप्शन बी है लगभग 17 मीटर, ऑप्शन सी है लगभग 27 मीटर और ऑप्शन डी है लगभग 37 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगला बता दिवस तो ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 27 जुलाई, ऑप्शन सी है 5 अगस्त और ऑप्शन डी है 8 सितंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है पद्म भूषण और ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है हमारा भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो ऑप्शन ए 78 से 79, ऑप्शन बी है 40 से 42, ऑप्शन सी है 18 से 20% और ऑप्शन डी है 10 से 11%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है प्रतिशत में? ये होती है कितना? 78 से 79%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन डी है एशिया। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? तो ये होगा हमारा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, वहीं अब देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप आता है एशिया। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? वो होता है कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। हमारा अंटार्कटिका। और ऑस्ट्रेलिया। अगर कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का खिताब दिया गया था? ये 2016 क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही था उस टाइम? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अजय ठाकुर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बाइनरी संख्या 11100001111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन ए है कि 1806, फिर ऑप्शन बी है 1807, ऑप्शन सी है 2806, ऑप्शन डी है 2807। तो कौन सा ये सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण यानी डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है बैंड, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ, ऑप्शन बाइट और ऑप्शन डी है बिट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? तो ऑप्शन ए है परिवार वंश, ऑप्शन बी है जाति संघ, ऑप्शन सी है गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन डी है विधानमंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है कामेट, ऑप्शन डी है मुकुट पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मुकुट पर्वत। ठीक है, मुकुट पर्वत। तो अगला देखते हैं हम। अगला है किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ठीक है, हमको बताना है कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन में विषु, ऑप्शन बी है अपसौरिका, ऑप्शन सी है संक्रांति और ऑप्शन डी है सूर्य समीपक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा संक्रांति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।